हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है लिलीपुट जी के बारे में। मैंने लिलीपुट जी के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी एक बहुत ही ज़्यादा डीप डेप्थ वाली स्ट्रगल है, बट क्योंकि शायद उनको वो प्लेटफॉर्म, वो इम्पोर्टेंस, वो हाइप नहीं मिली है कि उनके बारे में बात हो सके और लोग जान पाएँ कि जो इतना दम लगाकर वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं, हम तक अपना एक किरदार लेकर आते हैं हमारी नज़रों के सामने से, उस किरदार के पीछे क्या उनके स्ट्रगल होते हैं। और ख़ास तौर पे जो एक स्पेशल नीड्स में जो लोग होते हैं उनकी क्या स्ट्रगल रहती है, उनकी क्या उनकी जो एक बाय बर्थ जो एक चैलेंज के साथ पैदा होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रगल नहीं होती है, लेकिन जो एक नॉर्मल से भी ज़्यादा स्पेशल नीड्स में होते हैं या एक स्पेशल चैलेंज के साथ इस दुनिया में आते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उनको सबसे पहले समाज को साबित करना पड़ता है, अपने माँ बाप को साबित करना पड़ता है कि भाई आपने कोई एक बेजान औलाद पैदा नहीं करी है। और दूसरा, समाज को साबित करना पड़ता है कि भाई मेरे माँ बाप को जीने दो, मैं भी एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अब ज़माना भले ही बहुत बदल गया है। अब लोग जो है इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं फिज़िकल चैलेंज लोगों को, लेकिन फिर भी देखिए, जो कुछ सच्चाई है ना वो सच्चाई है। अगर मैं बात करूँ ना इनकी लिलीपुट जी की, तो इन्होंने उस ज़माने में जन्म लिया जहाँ पर लोगों की माइंड थिंकिंग बहुत डिफरेंट थी। ये खुद बताते हैं कि बचपन में इन्होंने क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, लोग कितना मजाक उड़ाते थे। एक बार इन्होंने अपनी जान तक लेने की कोशिश की, ये बच गए। इनका पूरा स्ट्रगल आप सुनेंगे इंटरव्यूज़ में, जो कि यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, और आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन इंसान को सहना पड़ता है। देखिए, एक इंसान जिसमें कमी होती है, जो बाय बर्थ एक कमी के साथ पैदा हुआ है, उसको लोगों के जजमेंट का सामना करना पड़ता है। उसको ये साबित करना पड़ता है समाज के सामने कि मैं एक नॉर्मल हूँ, जैसे एक नॉर्मल लड़के लड़कियाँ होते हैं, मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ या मैं नॉर्मल लड़की हूँ। लेकिन उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है उनको वो साबित करने में अड़चनें डाल देती है। इसी वजह से उनका ये स्ट्रगल चलता रहता है। अगर मैं लिलीपुट जी की बात करूं तो चाहे उनकी शादी को लेकर हो, लोग कहते थे कि छी कौन शादी करेगा, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी होती है। उनकी दो बेटियां हैं। एक तो बेटी बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक परफ्यूम में भी वो ऐड कर चुकी हैं, बड़ा ब्रांड्स के लिए रैम्प मॉडलिंग कर चुकी है। उनकी एक बेटी का नाम है ग्रिशाली और दूसरी बच्ची का नाम है ईशाली। और मुझे एक बात उन दोनों बच्चियों की बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने, देखिए, इनके पिताजी का नाम, एक्चुअल में जो नाम है वो है MM फारूकी। इनको, इनका नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन उसको शॉर्ट में कर रखा है MM, जो शायद मेरे लिए भी बोलना मुश्किल है, लेकिन जो इनके करीबी हैं वो इनको मिस्सू कह के बुलाते थे। तो इन्होंने क्या है, इन बच्चियों ने अपने नाम के साथ में फारूकी नहीं लगाया है, इन्होंने अपने नाम के साथ में लिलीपुट लगाया है, मतलब घृशाली पुट। मतलब ये कितना बड़ा ये अचीवमेंट अपने फादर का मानती हैं कि इनके फादर का कद भले ही नॉर्मल एक इंसान के कद जितना नहीं है, लेकिन इनके पिता के इरादे, हौसले, जज्बे वो मतलब एक नॉर्मल इंसान की हाइट को भी मात दे दें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने फादर की फ़िज़िकल कंडीशन को एक प्राइड की तरह इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक जो एक मिथ होता है कि अगर कोई बदसूरत लड़की है या मोटी लड़की है, ये तो चलो इन लड़कियों को या इन लड़कों को तो सहना पड़ता है कि भाई इसके बच्चे भी कैसे होंगे, लेकिन जो बेचारे जन्म से ही फिज़िकल उनकी कंडीशन ख़राब होती है तो उनको भी जज किया जाता है। अगर आप बात करें, सबा इब्राहिम के भी चैनल पर एक लड़का
आता था उसके व्लॉग्स में, जो बेचारा बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। तो ये सबा वगैरह उसको छेड़ती थी कि भाई तुम शादी कर लो, तो वो कहता था नहीं यार मेरे भी बच्चे ऐसे पैदा होंगे। तो कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, जबकि वो सही कह रही है। और ऐसा होता है क्योंकि समाज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा आपको जज करता है। अभी आप अब्दू रोज़े का देखिए ना, अब्दू रोज़े के लिए मुझे बड़ा बुरा लगा जब वो बिग बॉस में गया था, तब उसको एक फ़ीमेल कंटेस्टेंट पसंद आई थी। अच्छा जी, पसंद आई, फिर उसके बाद वो शो से बाहर हो गया किसी कारणवश। तो उस मोहतरमा की एक करीबी फैमिली मेम्बर ने अब्दू को फ़ोन किया और उसको समझाया। लेकिन शाबाश है अब्दू की जिसने उस शो में आकर इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया। वो तो शो के होस्ट ने बताया कि तुम्हारी एक फैमिली मेम्बर ने इसे फ़ोन करके समझाया है। आप सोचिए कि अब्दू के लिए कितना बड़ा टॉर्चर था कि उसको एक लड़की जिसको वो पसंद करता है उसका करीबी उसे फ़ोन करके समझाता है कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। उसको कितना बुरा लगा होगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जबकि उस शो में भी कई बार अब्दू को बुरा लगता था कि मुझे लड़कियाँ बच्चा समझ के चिपकती हैं, पपियाँ जपियाँ देती हैं, बट मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ, मेरे फीलिंग्स एक नॉर्मल लड़के जैसी हैं। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि उसको कैसा फील होता होगा कि जब लोग आपको फिज़िकल कंडीशन में जज करते लेकिन कोई आपके अंदर झांक के नहीं देखता कि भाई उसकी क्या इमोशन है। तो लिलीपुट जी का भी मुझे जो उनके इंटरव्यूज़ मैंने सुने और एक बात उनकी मुझे बड़ी और अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई देखता होगा तो उसको ये सिंपथाइज तो करता ही होगा लेकिन दूसरे ही पल वो भगवान का या खुदा का शुक्रगुजार होगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, थैंक गॉड मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, वरना मुझे लाइफ में जो मिला है, ये मैं अपने से कह रही हूँ कि जो मुझे लाइफ में मिला है वो मुझे नहीं मिलता अगर मैं इस कंडीशन में होता या होती। ये बिल्कुल सही बात है कि जब कोई इंसान आप किसी अपने से नीचे लेवल के किसी इंसान को देखते हो जो आपसे बदतर कंडीशन में है, तो ये बहुत ऑब्वियस होता है कि आपके मन में जो है वो भगवान के लिए थैंक्स निकलता है। इसीलिए आप कहते हो ना अपने से नीचे बुरी कंडीशन वालों को देखो। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी सिचुएशन में जो लोग होते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव वे में भेजने के निमित्त बनते हैं। ये लोग, इनकी खुद की ज़िंदगी इतनी डार्क होती है, इतनी डेप्थ से भरी हुई होती है, लेकिन मजाल है कि अपनी ज़िंदगी का निजी अंधेरा ये किसी और पर सुट्टें, किसी और पर ये फेंक कर उनको भी डिप्रेशन में डालें। बल्कि ये तो बड़े बड़े डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को भी जो हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच से उन्हें उस अंधेरों से जाने से रोक लेते हैं। मैंने तो ये अपने आसपास देखा है और मैं क्या बोलूँ, मैंने तो ऐसे बच्चे के साथ मैंने जो है बहुत करीबी से देखा है कि वो किसी को भी पता नहीं लगने देते। वो बहुत अच्छे माहिर एक्टर होते हैं, वो दुनिया के सामने खुला के हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर इतने गम चल रहे होते हैं कि वो किसी से नहीं कहते। तो मैं बिल्कुल इस बात को ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि लिली जी की क्या लाइफ रही होगी। और लिली जी जो हैं वो इतने टैलेंटेड हैं और उनको अच्छे ब्रेक्स भी मिले और उनकी हाइट ने कभी उनके हुनर को रोका नहीं, जो सबसे अच्छी बात है। और वो राइटर भी बहुत अच्छे रहे, उन्होंने दूरदर्शन के लिए कई सीरियल भी लिखे, जैसे इधर उधर, जिसमें रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक भी रही हैं, जो काफ़ी पुराना सीरियल है। यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। एंड उनकी सोच, उनकी अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल है। ये सच का सामना के रियलिटी शो में भी आ चुके हैं, इन्होंने अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल लाइफ के भी बारे में बात करी। एंड आई मस्ट से कि इनकी जो एक और चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि वो कहते हैं कि मैं अपने आप को नॉर्मल से भी नॉर्मल मानता हूँ। ये ड्राइव भी करते हैं, ये अपना एक नॉर्मल अप्रोच रखते हैं ज़िंदगी को देखने का, जो बहुत ज़रूरी होता है ऐसी सिचुएशन में लोगों को। देखो, जो बच्चे या जो लोग नॉर्मल पैदा होते हैं, कई बार उनके साथ भी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि वो भी फिज़िकल चैलेंज बन जाते हैं।
तो उनके लिए एक अलग तरीके से लाइफ को देखने का एक अप्रोच हो जाता है। लेकिन जो बाय बर्थ जो बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं ना, सबसे बड़ा धक्का लगता है उनके माँ बाप को। और समाज, अब तो खैर समाज की सोच बदल रही है, लेकिन मैंने देखा है कि एक वक्त पे उनके माँ बाप से भी लोग वहम करते थे। अगर कोई किसी पेरेंट्स का बच्चा है जो चल नहीं सकता, तो उसके सामने कोई छोटा बच्चा चलता होता था ना, तो उसको गोद में उठा लेते थे कि भाई नज़र ना लग जाए, ये हमारे बच्चे को नज़र भर के ना देखे। अब ठीक है, वो एक पेरेंट इंस्टिंक्ट हो सकता है, लेकिन ये वो लोग समझ जाते थे। कोई शादियों पे नहीं बुलाता था कि अरे इसके बच्चा चल नहीं सकता, उसकी शादी नहीं होगी तो कहीं नज़र ना लगा दे। इनफैक्ट कोई प्रेग्नेंट लेडी भी जो है ऐसे बच्चे को देखना अवॉइड करती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी में एक औरत के सामने हमेशा अच्छे चेहरे, भगवान की फ़ोटो अगर वो देखे, ऐसे ही चीज़ों का निधिध्यासन करे, तो बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही पैदा होता है। तो ये बात जो है लोग काफ़ी बिलीव करते हैं। तो दिस इज़ अ रियलिटी। तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समझती हूँ कि लिली जी ने कितना संघर्ष किया होगा, और उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किया है। आप देखें कि उन्होंने कई दशकों से, मैं उनको देख रही हूँ, उन्होंने देख भाई देख के लिए में भी लिखा था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आप अगर उनकी जर्नी को सुनेंगे ना, तो आपको जो लोग ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। और उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या नहीं फेस किया होगा। उन्होंने, आप सोचिए कि किसी के मुंह से सुनना कि भाई इससे कौन लड़की शादी करेगी, छी वर्ड, वो कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टिंग होता है। माँ बाप को भी कितना कुछ सुनना पड़ता है कि अरे भाई तुम्हारी औलाद का क्या होगा। अरे अगर कई बार पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बुली भी किया जाता था। कई पेरेंट्स थोड़ा झिझकते थे लोगों को बताने में कि भाई मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है, तो लोग उनके बिहाफ पे बोलते थे, अरे इसके बच्चे को प्रॉब्लम है, अरे इसका बच्चे को ये है, ताकि लोगों को ढिंडोरा पीट पीट के बताए और मजाक बनाए। अच्छा, कई पेरेंट्स को ये भी लगता था एक ज़माने में कि पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं कि हमें ऐसी औलाद मिली है, पता नहीं हमने क्या पाप किए हैं। कई पेरेंट्स सोचते थे कि नहीं भाई क्या पता हम इन्हीं के कदमों से खा रहे हों, हमको रोटी इन्हीं की वजह से नसीब हो रही हो, यही भाग्यशाली हो बच्चे हमारे लिए। तो ये अपनी अपनी एक सोच होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चा, या जो किसी के घर में भी कोई बच्चा आता है, तो वो पहला तो उसका ही खुद का सबसे बड़ा हिसाब होता है। दूसरा क्या होता है कि वो क्यों ऐसे परिवार में जन्म लेता है, कि कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कोई ना कोई उनका अनुमोदन रहा होगा। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा है जो चल नहीं सकता है, उसके पैर खराब हैं, तो उसने कुछ गलत काम किया होगा और कुछ लोगों ने उसको इनकरेज किया होगा कि हाँ हाँ तू ये काम कर, तो वो फिर अगली जन्म में उसके माँ बाप बनकर, जो माँ बाप को जो सफरिंग भोगनी पड़ती है कि भाई हमें कैसी औलाद पैदा हो गई है, तो ये इस वजह से होता है। बाकी ज़्यादातर परसेंटेज तो बच्चे के खुद के ही हिसाब किताब के द्वारा ही उसे सब कुछ मिलता है। हर कोई इंसान ज़िंदगी में अपने ही बोए हुए को पाता है। अब देखिए कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप सोचिए उनके कितने बच्चे होंगे। लेकिन उनके कितने बच्चों के बारे में आपने सुन रखा है, उनके कितने बच्चे कृष्ण भगवान की तरह ज्ञानी बने। देखिए कि अपना अपना इंडिविजुअल होता है। जैसे कई बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, उनके बच्चे नहीं कोप अप कर पाते ना, नहीं बन पाते। एक बहन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो दूसरी नहीं बन पाई, एक भाई बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट बना है बॉलीवुड में, दूसरा नहीं बन पाया। ठीक है, वो भाई ने आगे बढ़ने नहीं दिया, बाप ने आगे बढ़ने नहीं दिया, वो एक निमित्त है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसका खुद का भी तो हिसाब है। अब कई बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि दोनों सिबलिंग्स बहुत अच्छा अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोफेशन में, तो ये भी एक बात होती है। तो यहाँ पर ना एक जो साइंस है, देखिए मैं इसमें बहुत बिलीव रखती हूँ, तो मैं उसी के बेसिस पे बात कर रही हूँ। मैं यहाँ किसी और का मत नहीं कह रही हूँ कि भाई ये गलत है मेरा ही सही है, मैं अपने व्यू पॉइंट से बात कर रही हूँ। तो लिली जी की जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो काफ़ी नॉर्मल हैं और काफ़ी
अपनी बेटियों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बच्चियां जो उनको अप्रिशिएट करती हैं, उनके उस जज्बे को रिस्पेक्ट करती हैं। क्योंकि कई बार बच्चे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स तो अलग दिखते हैं, नॉर्मल नहीं है, फलाने की मदर बहुत स्मार्ट है, फलाने का बाप बहुत हैंडसम है। तो बच्चों को भी थोड़ा बहुत ये फेस करना पड़ता है। बट मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगी और मुझे इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं लिली जी के बारे में बात करूं। क्योंकि हमारी सोसाइटी भले ही बदल गई है, भले ही लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया है, जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं या जो लोग स्पेशल नीड्स में होते हैं, बट स्टिल आज भी एक बहुत बड़ा टैबू कह लो, कुछ भी कह लो, कि भाई शादी होगी नहीं होगी, इनका क्या होगा, इनका क्या फ्यूचर होगा, और अगर इनके बच्चे होंगे तो ऐसे ही पैदा होंगे। अगर आप फिल्म कोशिश मूवी देखें, उसमें भी जया बच्चन और संजीव कुमार दोनों ही बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो वो बेचारे जब उनको बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर से इशारे से पूछते कि भैया ये तो बोल सकता है ना, ये तो सुन सकता है ना। तो ये बहुत बड़ी एक लगता है कि यार ये क्यों ऐसा क्यों करते। नॉर्मली भी अगर कोई लड़की मोटी होती है या सुंदर नहीं होती तो लोग बोलते हैं अरे भाई इसको दहेज देना पड़ेगा तब जाके शादी होगी। या कोई लड़का होगा वो अच्छा नहीं दिखता होगा तो उससे अगर कोई लड़की शादी करती है तो कहेंगे यार बाप का पैसा देख के शादी की, इससे कौन करता, और इसके बच्चे कैसे होंगे, इसका तो क्या होगा। तो ये हमारी सोसाइटी करती है, हम भी करते हैं और औरों भी करते हैं, हम कितना भी बोल लें। देखिए बड़े बड़े अमीर तरीन घरों के बच्चों का तो हो जाता है, लेकिन नॉर्मल घरों में आज भी लड़कियों का अगर वज़नदार लड़कियां हो तो उनकी शादियां होनी मुश्किल है। माएँ उनको गालियां दे दे कर कि तू कितना खाएगी, सारे घर का अन्न खा गई, तू मर्द की तरह खाती है, तू गाय की तरह खाती है, तू चरती रहती है। इवन लड़कों को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। फादर्स इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना तेरी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू खाता है, तू ये है। मतलब यहाँ तक कि अदनान सामी तक फादर अपने बेटे को बोलते थे कि तू अदनान सामी है, देख अदनान सामी पतला हो गया, तू नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये टॉर्चर मैंने देखा है। तो जब लोग कहते हैं ना नहीं नहीं ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे पता है कि यार सब कुछ मैटर करता है। बट ठीक है, अब लोग थोड़ा एक्सेप्टेंस करने लगे, लेकिन जब बात आती है शादी की, बच्चे की, तो वही एक रेगुलर थिंकिंग का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे मैं कहूँ कि ऐश्वर्या और अभिषेक की जब शादी हुई थी तो आधे लोग तो इसीलिए खुश थे कि अरे इनके बच्चे बड़े खूबसूरत होंगे। अगर मैं आराध्या की बात करूँ ना तो आराध्या बहुत नॉर्मल बच्ची है, लेकिन क्योंकि वो मिस वर्ल्ड की बच्ची है तो उस पर कितना प्रेशर होगा, वो कितना लड़की प्रेशर में जीती होगी, उसके हर बॉडी लैंग्वेज को कितना जज किया जाता होगा। अगर उसकी पब्लिक फ्रंट में कोई भी गलती हुई तो उसकी कितनी बड़ी छीछा लेदर होगी, आप देखिए ना। और अगर मैं आराध्या का बॉडी लैंग्वेज भी देखूं तो मुझे एक टीनेजर जो लड़कियां एक ज़माने में हम देखते थे मासूम सी, इनोसेंट सी, वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो 8 साल की उम्र में ही उनके हार्मोनल्स जो हैं इशू होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल लड़कियां, मैंने पहले भी शायद बात करी है कि बहुत जल्दी, कहते ना हमारे में लड़की जब टीनेजर में होती थी और उसके मंथली साइकिल शुरू होते थे तो बोलते थे हाँ अब हमारी लड़की सयानी हो गई है। तो आजकल की लड़कियां 8 साल की उम्र में ही सयानी हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो फिल्मों में जो काम करती हैं या फिल्मी जो घराने से जो बच्चियां होती हैं, इनकी भी हालत ऐसी ही होती है, क्योंकि इनको जो है बहुत यंग एज से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हमें जो है कैसे रहना है, कैसे करना है। क्योंकि इनकी माँओं के इतने ज़्यादा प्रेशर रहते हैं, इनकी पेरेंट्स का जो
एटीट्यूड रहता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इनको इनके माँ बाप इतनी बेशुमार आज़ादी देते हैं कि इनको बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लेट एक्सपीरियंस करनी होती हैं ये बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। आप चाहे बजरंगी भाईजान की मुन्नी को देखिए, वो मुन्नी अब लगती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि 20-21 साल की लड़की है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक चल रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी आपके हार्मोन डेवलप हो जाएंगे आप उतना ही ज़्यादा जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपको अब देखिए ना, एक नॉर्मल बच्चियाँ पहले कैसी होती थी, अब आप देखिए अब वो 8 साल की उम्र में ही 13 साल की बन जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक ड्रॉबैक हो गया है। और ये जो फिल्म स्टार्स के बच्चे हैं इनके साथ तो खैर आप भूल ही जाइए। तो ये मुझे एक बात कहनी थी, और बस मुझे इतना ही कहना था कि कितना लोग बहुत कुछ फेस करके आते हैं, और जो लोग एक स्पेशल नीड्स में, एक स्पेशल चैलेंज के साथ इस दुनिया में आते हैं, उनका एक अलग तरह का ही इशू रहता है और वो वही समझ सकते हैं। वो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कभी किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी पंडित ज्योतिषी के पास नहीं भटकते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी है, खुद ही उसे बनाना है, चाहे कैसी भी बने। क्योंकि ये सारी आश्वासन लेने की चीज़ें होती हैं, ये सारी जो है मान्यताएं होती हैं कि भाई हम ये पत्थर पहनेंगे तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ये हम मंत्र बोलेंगे तो इससे हमारे दुख दर्द पूरे हो जाएंगे। देखिए, जो आपको फेस करना है वो आपको करना है। ठीक है, आप प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये लोग जो भी बताते हैं ये कैलकुलेशंस बिल्कुल सही होंगी, देखिए कैलकुलेशंस तो कभी भी कामयाब नहीं होती। मैंने पहले भी बात की है कि श्री राम जी के जब तिलक का पूरा तैयारी चल रही थी तो पूरा मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये मुहूर्त जो है आगे जाके वनवास में तब्दील हो जाएगा। बड़े बड़े पंडित उनकी कुंडली देख रहे थे कि भाई किस वक्त हमें उनका राज तिलक करना है, तो कोई भी समझ नहीं पाया। जब श्री राम और सीता मैया के लगन की तैयारी हो रही थी तब भी उनकी जन्म पत्री जो थी लोगों ने, बड़े बड़े पंडितों ने देखी थी, बट कोई नहीं जान पाया था, बूझ पाया था कि भाई इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कितना संघर्ष है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो हम लोग जो हैं भूल जाते हैं। और देखा देखी आज मैं देखती हूँ कि हर चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई पत्ताधारी औरत बैठी होती है, सज संवर कर मर्द बैठे होते हैं। भाई आप देखिए ना, 2020 तब आया था, तब लोगों ने क्या प्रेडिक्शन की थी, बट किसी को पता था कि ये साल कितने लोगों को काल बन के खा जाएगा। तो ये एक सच्चाई है जिससे हम लोग जो है ना, बिल्कुल हमारे को कुदरत सब कुछ दिखा रही होती है कि ये है सच, लेकिन हमारा क्या है, मोह में देखा देखी हमारा जो है, हम उस सच से मुंह फेर लेते, फिर कहते यार हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अरे भाई, जब तुम्हें सच्चाई दिखा रही है कुदरत तो तुम देखो ना, लेकिन वो नहीं देख पाते क्योंकि उनको तो देखनी होती है चमक धमक वाली दुनिया। बट खैर, अब ये टॉपिक बहुत इधर उधर चला जाएगा, लेकिन मैं यही कह रही थी कि हम लोग कहते तो हैं हम लोग अच्छे जोड़े, खूबसूरत जोड़ों से शादियां करवाने में क्यों उतारू होते हैं, हमारा मकसद ही होता है कि भाई बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि अच्छे शक्ल सूरत हट्टे कट्टे माँ बाप को भी ऐसी औलाद पैदा हो जाती है जिससे प्रॉब्लम होता है, बहुत क्रॉनिक सिवियर हेल्थ इशू हो जाता है। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें ना माँ की गलती है, ना बाप की गलती है, ना ही उस बच्चे की गलती है। गलतियाँ तो पिछले जन्मों की है जो भोगनी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज उस बच्चे को या उसके माँ बाप को प्रताड़ित करे, उनको लज्जित करे। मैंने देखा है एक ज़माने में जब ऐसे बच्चे व्हीलचेयर पे बाहर जाते थे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, आँखों से ही उनका चीरहरण कर देते थे। अब तो खैर लोग बहुत हम्बल हो गए हैं, अब लोग समझते हैं, क्योंकि अब हर 2 घर छोड़कर किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू है, तो अब लोग ना थोड़े संवेदनशील हो गए, थोड़े सेंसिटिव हो गए। उस ज़माने में बहुत कम ऐसे केसेस सुनने में, देखने में आते थे, तो लोगों को बड़ा अजूबा लगता था, एक एलियन की तरह देखते थे। और लिली जी की अगर आप बातें सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि लोग कैसे पूरा झुंड चल पड़ता था उनका मजाक उड़ाने के लिए।
कि उनको उनके पेरेंट्स का, फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, उनकी माँ ने उन्हें कितना समझाया कि बेटा कभी ऐसी गलत करने की मत सोचना, कैसे उन्होंने एक्टिंग के लिए संघर्ष किया, कैसे उनको अच्छे दोस्तों का साथ मिला। तो ये सारी बातें आपको जो है लिली जी के इंटरव्यू में सुनने को मिलेंगी, और मैं चाहूँगी कि आप लोग लिली जी के बारे में जानिए, क्योंकि जब आप ऐसे एक शख्स के बारे में जानेंगे जो बचपन से एक चैलेंज के साथ इस दुनिया में आया है, तो आपको समझ में आएगा। हम लोगों को छोटी छोटी बातों में बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, फ्रेंड्स ये नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स हार्मोन्स ख़राब चल रहे हैं, फ्रेंड्स हम तो बड़े हिम्मत वाले हैं, हम तो ये हैं, मेरे जैसा हिम्मत वाला कोई नहीं है। भाई अगर आप इनको देखेंगे ना, इनकी लाइफ को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिम्मत कहते किसको है, हिम्मत कैसे किसको कहते हैं, हिम्मत किस चिड़िया का नाम है। तो बस ये वीडियो तो चलता ही जाएगा। मेरा बस आप लोगों को एक सच्चाई से रूबरू कराने की मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसे लोगों के बारे में बात करूं जिनके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। तो वाकई इस बंदे में बहुत बात है, और इस बंदे को मैं चाहूँगी, मैं लिली जी को चाहूँगी कि उनको आगे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें और वो अच्छा काम करें और लोगों को और भी ज़्यादा एंटरटेन करें, और जो भी उनका टैलेंट है उसको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, उनकी बच्चियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो अपने पिता का नाम रोशन करें और बहुत आगे बढ़े ज़िंदगी में। एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी बातें होंगी उनकी लाइफ में, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सिक्के के दो नहीं बहुत सारे पहलू होते हैं। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी और पहलू होंगे जिसके बारे में मुझे पता है, कोई ऑब्वियसली हर कोई इंसान जो है हर चीज़ दुनिया के सामने शेयर नहीं कर सकता। तो खैर बस छोटा सा मेरा ये एक पॉडकास्ट था जो बहुत बड़ा हो गया है, बट क्योंकि मेरा है कि मैं बात शुरू करती हूँ तो मैं करती चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में जब मैं रिकॉर्ड बंद करती हूँ फिर मुझे लगता है अरे यार मुझे ये भी बोलना था, वो भी बोलना था। और अब्दू रोज़े की एंगेजमेंट भी टूट गई है, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से सही डिसीजन था, क्योंकि आप प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं चला सकते और एक एक्सपेक्टेशन होती है। शादी करके कोई रिश्ता टूटे उससे बेहतर है कि आप जो है पहले ही देख लें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी मैटर करती है, आप इमोशनल होना और प्रैक्टिकल दोनों में एक बहुत ही फाइन लाइन है। और मैं खुद चाहती हूँ कि जब ऐसे कोई रिलेशनशिप बने तो इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों होकर सोचें। तो डेफिनेटली आई विश अब्दू रोज़े ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस।